हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत हम समझेंगे कि आखिर इस पार्ट के अंतर्गत डीपीएसपी के अंतर्गत किस प्रकार की विचारधारा है और उन्हीं सभी विचारधाराओं को हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए आप लोग। एमपी ऑनलाइन चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि नीति निर्देशक तत्व को कितने प्रकार के वर्गीकरण में विभाजित करके इसे हम स्टडी करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नीति निर्देशक तत्व का विचारधारा आधार पर हम विचार करें तो इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। हम देख लेते हैं कि पहला भाग क्या है कि गांधीवादी। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत गांधीवादी विचारधारा को यहाँ पर लिया गया है और वहीं पर देखें कि दूसरा कौन सा है। तो दूसरा है समाजवादी निर्देशक तत्व और उदारवादी लोकतंत्र के सिद्धांत हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा कि निर्देशक तत्व के अंतर्गत कुछ महान शब्दों को जोड़ा गया है। तो हम देख लेते हैं। पहला हमारा आ जाता है गांधीवादी। तो हम गांधीवादी के अंतर्गत चर्चा करेंगे ग्राम पंचायतों का गठन। गांधीवादी शब्द में चर्चा किया गया है ग्राम पंचायतों की गठन से संबंधित, और यहाँ पर विचार दिया गया गायों के विषय में, बछड़ों और अन्य पशुओं के वध का प्रतिषेध, नशीले पदार्थों पर रोक लगाया गया है। यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए बोला गया है गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत। यहाँ पर और है गाय हो गया, बछड़े और अन्य पशुओं के वध का निषेध। यानी कहने का अर्थ है, सीधा सीधा सिंपल भाषा में समझे कि इनका मृत्यु करना, मारना यानी रोक लगाया गया है। इसे नहीं मानना चाहिए। नशीली पदार्थों पर भी लोग हैं। समाज के अंतर्गत बहुत सारे लोग नशीली पदार्थों का सेवन से ग्रसित हो जाते हैं। इस कारण से यहाँ पर उन सभी का रोक लगाने की आज्ञा देते हैं। अब हम समाजवादी निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत देखें तो समान काम, समाजवादी का अर्थ ही है समान, समान कार्य, समान काम, समान वेतन और उचित दशाएं प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, धन संकेंद्रण पर रोक लगाना है। इसे हम समझ लेते हैं कि ये दूसरा पॉइंट क्या कहता है। दूसरा पॉइंट यही कहता है कि समान काम यदि व्यक्ति करता है तो उसे समान वेतन भी मिलना चाहिए। या नहीं कि महिलाओं को अलग से और उसे वेतन दिया जाए और पुरुषों को अलग से, ये उनमें भेदभाव हो जाता है। इस कारण समाजवादी निर्देशक तत्व के अंतर्गत बताया गया है कि उन दोनों को ही समान कार्य हो तो समान वेतन भी मिलना उचित है और उन्हें उचित दशा पर काम करने। जिस प्रकार पुरुषों को काम दिया जाता है उसी प्रकार महिलाओं को उनका सुविधा के अनुसार दिया जाना चाहिए, न कि उन्हें उस काम को करते वक्त उन्हें बहुत सारी समस्याएं और परेशानियों का सामना करना पड़े। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर उचित दशा उनके अनुसार ही काम उसे मिलना चाहिए। प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी होना चाहिए। धन संकेंद्रण पर रोक, यानी कहने का अर्थ है कि व्यक्ति के पास जहाँ पर ज़्यादा धन है तो उस व्यक्ति को संकेंद्रण नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने छोटे व्यक्तियों को उन्हें थोड़ी थोड़ी धन देकर उन्हें उसके वर्ग को, उनके भोजन को
सरल और सुलभ बनाना आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रकार समाजवादी सिद्धांत ने यही नारा दिया है कि समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए और उन्हें उचित दशा यानी उन्हीं के अनुसार उसे काम मिलना चाहिए। प्रबंधन में कर्मकारिणी उन्हें सभी को अपने अपने कर्म और कर्तव्यों की भागीदारी होना आवश्यक है और धन का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। धन का एकत्रीकरण नहीं, उन्हें जन समुदायों के पास बांट देना चाहिए। ये समाजवादी सिद्धांत का नारा था। अब हम देख लेते हैं कि उदारवादी नेताओं की क्या है। उदारवादी नेता लोगों का कहना है कि कुछ दशाओं में या कुछ नहीं सॉरी यहाँ पर हमने कुछ लिखा है, कुछ दशाओं में लोक सहायता प्रबंधन कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। लोक सहायता का अर्थ यह है कि व्यक्ति को उनके अनुसार ही न्याय मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को न्याय के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़े, दर दर भटकना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर डिसाइड किया है कि कार्यपालिका यानी कार्य करने की पालिका यानी शक्तियों से ले करके न्यायपालिका का पृथक्करण यानी अलग अलग होना चाहिए, जिसके अंतर्गत सामान्य न्याय और कानूनी सहायता, बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति मिलना चाहिए। यहाँ पर हम सिंपल प्रोसेस में समझते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ यही होता है कि व्यक्ति को अपने न्याय के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। इस कारण उन्होंने कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करने के लिए प्रोत्साहित किया है, क्योंकि यदि कार्यपालिका और न्यायपालिका एक होते तो शायद ही न्यायपालिका अपनी सही निर्णय ले पाता। इससे उदारवादी लोकतंत्र को लगा कि इन्हें अलग अलग होना चाहिए, जिससे समान न्याय मिल सके और कानूनी सहायता मिल सके। और यहाँ पर डिसाइड किया है कि बालकों के लिए शिक्षा अनिवार्य है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बनाए रखना आवश्यक है। बिल्कुल सही है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, जब आपका राष्ट्रीय एकता अच्छा रहेगा तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति, इसके अंतर्गत जब यदि आप लोगों का ये अच्छा रहता है तो आपका व्यापारिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से एवं राजनीतिक दृष्टि से ये सभी लोकतंत्र के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर में आप भागीदार बन सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमने पढ़ा निर्देशक तत्व के अंतर्गत लोकतंत्र में कितने कितने प्रकार की सिद्धांत दिए गए हैं। तो हमने 3 सिद्धांतों के विषय में पढ़ा। अब हम अगले स्टेप में देख लेते हैं। अब हमारा आ जाता है मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल्स ड्यूटीज। फंडामेंटल्स ड्यूटीज होता क्या है, आप लोग अच्छे से समझिए कि आप लोगों ने पढ़ा था कि मौलिक अधिकार में वहाँ पर सरकार द्वारा डिसाइड किया था, संविधान के द्वारा डिसाइड किया गया था कि सरकार ऐसा ही कानून बनाएगा कि जनता के हित में हो, न कि जनता का अनिहित हो, जिससे मूल अधिकार के अंतर्गत जनता का नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक ये सभी प्रकार की प्रक्रियाएं उन्हें सरल और सुगम हों, जिससे वे अपने वर्क को आसानी से कर सकें। यदि उन्हें कोई दिक्कत आती है तो सीधे सीधे वह न्यायालय में जाकर अपना अपील कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत यदि व्यक्ति का या नागरिक का कोई भी हनन होता है तो सीधे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के अंतर्गत जा सकता है। लेकिन उसी के विपरीत हम देखें कि मूल कर्तव्य हमने
नीति निर्देशक तत्व, हाँ। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत हमने मौलिक अधिकार के विपरीत पढ़ा कि यहाँ पर व्यक्ति अपने आध्यात्मिक, नैतिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, आर्थिक या किसी भी प्रकार की प्रक्रिया के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय नहीं जा सकता है, क्योंकि इस पर सरकार को डिपेंड किया गया है कि सरकार अपने अनुसार कार्य करेगी। कार्यपालिका अपने अनुसार व्यवस्था को नागरिकों के समक्ष प्रोवाइड करेगी, जिससे हर प्रकार की नागरिक, चाहे बहुत ही ज़्यादा गरीब हो, अमीर हो या फिर बहुत ही कमज़ोर हो, उन सभी का सरकार ने अपने अनुसार उसके सेहत, उसके आर्थिक स्थिति को देख करके विकास करेगी। तो यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये कार्यपालिका के ऊपर डिपेंड किया गया है। अब इतना तो मान लीजिए हमने पढ़ा, अब लेकिन हमने पढ़ता है कि मूल कर्तव्य, हमारा भी कुछ कर्तव्य होता है। मौलिक अधिकार आपने पढ़ा, नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ा। अब हम देख लेते हैं कि मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य के अंतर्गत नागरिकों को भी कर्तव्य और सरकार को भी अपना अपना कर्तव्य निभाना है। तो यहाँ पर मूल कर्तव्य में डिसाइड किया है कि बर्मा समिति, जो कि 1990 में मूल कर्तव्यों से संबंधित थी, इस समिति ने मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन हेतु कानूनी प्रावधानों को लागू करने की सिफारिश की है। कुछ मूल कर्तव्यों का पालन न करने पर दंड का प्रावधान करने की सिफारिश की गई है। यदि व्यक्ति इन कर्तव्यों को पूरा नहीं करता है तो उन्हें कुछ भी दंड देने की सिफारिश भी है। बर्मा समिति ने बताया कि 1990 में जब मूल कर्तव्य से संबंधित समिति ने मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन हेतु कानूनी प्रावधान की सिफारिश की, तब उस समय डिसाइड किया कि मूल कर्तव्य का यदि पालन कोई व्यक्ति नहीं करता है तो उसे दंड देने की सिफारिश भी की गई है। यह मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया है? मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। ये पहले नहीं था, इसे हम 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में नहीं था पहले, अब इसे हम 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 के संविधान के भाग 4A के तहत जोड़ा गया और यहीं पर अनुच्छेद 51A जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में जब भारतीय संविधान ने मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया है? यह पूर्व सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया है और यह संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है। तो यहाँ पर प्रिंस पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। इससे हम बताएंगे कि मूल कर्तव्य का सिद्धांत जो कि है पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिया गया है। इसके समिति सिफारिश करने वाले सरदार कौन है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्य को जोड़ा है और इसे कब जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत भाग 4A के तहत जोड़ा गया है। मूलतः मूल कर्तव्यों की संख्या क्या थी? जब संविधान बना था उसमें मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, जिसमें 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अब इसे हम उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 द्वारा 11वां कर्तव्य भी जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य, यहाँ पर मूल कर्तव्य न तो बाध्यकारी है और न ही इनका हनन होने पर उच्च न्यायालय में जाया जा सकता है। वह मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं?
मूल कर्तव्य है निम्न प्रकार है। पहला हम देख लेते हैं कि संविधान का पालन व उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। यही हमारा मूल कर्तव्य है। संविधान के द्वारा डिसाइड किया है हर व्यक्ति को, चाहे नागरिक हो चाहे सरकार हो, सभी एक समान हैं। तो संविधान ने डिसाइड किया है कि उनकी आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करें। दूसरा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। राष्ट्र की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करें। राष्ट्र की रक्षा करें, आह्वान, यदि राष्ट्र को यदि आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ पर राष्ट्र प्रेम की सेवा में रत रहें। पांचवा है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना को जागृत हो। यहाँ पर पांचवा स्टेप कहता है कि भारत में जितने भी नागरिक हों, समरसता यानी समाज से जुड़े रहें और भाईचारे को जागृत करें, जिससे भाईचारे के अंतर्गत सभी को एक दूसरे को मिलजुल कर रहना आवश्यक है। छठवा है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। भारत के जब नागरिक सामाजिक रूप से जुड़े रहते हैं, भ्रातृत्व की भावना से प्रेरित होते हैं, तब समाज में संस्कृति की गौरवशाली यानी समाज में उनकी सांस्कृतिक, उनकी कार्यशैली, उनके लोक नृत्य, इन सभी के विषय में एक नई पकड़ होती है और नई ऊर्जा तरंग मिलने का संचार पैदा होती है। जिस प्रकार संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझते हैं, उसी प्रकार भाईचारे की गौरव महसूस होगी। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। प्रकृति में जितने भी प्रकार की वस्तुएं हैं, उन सभी में प्राणी को प्रेम और दया भाव ही रखना आवश्यक है। वैज्ञानिक दृष्टि से मानववाद ज्ञानार्जन की भावना जागृत करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, क्योंकि इससे ही मानववाद और मानव इतिहास की रचना होती है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के लिए सतत प्रयास में करते रहें। 11वां है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। तो इस प्रकार आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं फ्रेंड्स। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू। आप लोग एमपी ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करके ही जुड़ जाइए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।